टेराबाइट की क्लासेज में आपका स्वागत है और शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। वेटनरी साइंस के क्वेश्चंस आज ज़्यादा रहेंगे। सभी लोग तैयार रहें क्वेश्चंस के लिए। और हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। बताएं, कैट कैट बिल्ली बिल्ली की आरबीसी का जीवन काल बताइए। बिल्ली की आरबीसी का लाइफ स्पान, एवरेज लाइफ स्पान बताना है। सुभी खरे, मानसी सिंह, डॉक्टर हर्षित राय, कुशल डांगी, मुकेश धवर, कैलाश कुशवाहा, आर्या, सभी लोग बताएं। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। 70 डेज, 70 दिन। देखिए, आप डॉग के भरोसे मत रह जाना। डॉग की आरबीसी का जो लाइफ स्पान होता है वो होता है 100 to 120 डेज। और मानव की भी आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। घोड़े की आरबीसी का, हॉर्स की आरबीसी का जीवन काल होता है 140 to 150 डेज। और कैटल का थोड़ा सा ज्यादा आप लगा सकते हो, 150 160 दिन। और क्वेश्चन मेरा रहेगा अब आपसे कि बताइए, मुर्गी की आरबीसी यानी पक्षी या बर्ड या पोल्ट्री की आरबीसी का जीवन काल बताएं। बताएं भाई। पोल्ट्री की आरबीसी का जीवन काल बताएं। बिल्कुल ठीक है सभी का। स्ट्रेंजर बीस्ट 30 से 40 दिन आप कर सकते हैं। गुज्जर गुज्जर, मुकेश धवर। देखिए मुर्गी की आरबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है, प्रेजेंट होता है। और कैमल की आरबीसी में भी कैमल की आरबीसी में भी जो न्यूक्लियस है या केंद्रक है वो प्रेजेंट होता है। दन्नू साहू। हाँ, लेकिन रिसर्च लेवल पर अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है बड़ी हाई एग्जाम्स में, तो कैमल की आरबीसी में भी आपको नॉन न्यूक्लिएटेड बताना है। टीवीएस बीकानेर में, हाँ, जो अच्छी हाई लेवल की जो थीसिस हुई है उनमें ये बताया गया है, उनमें ये दर्शाया गया है कि कैमल भी एक मैमल है और मैमल की आरबीसी में। लेकिन स्टैंडर्ड जो बुक्स और स्टैंडर्ड हम एवरेज माने, इस एग्जाम का स्टैंडर्ड माने, तो उसमें आपको कैमल की आरबीसी को न्यूक्लिएटेड ही बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा आपसे, कॉपर पॉइजनिंग में, कॉपर पॉइजनिंग में बताइए, कॉपर पॉइजनिंग से किसी एनिमल की डेथ हुई है तो हम लेबोरेटरी डायग्नोसिस के लिए शरीर का कौन सा पार्ट या शरीर का कौन सा अंग भेजते हैं। बताएं भाई। हमने आपसे, हाँ, पहले ही बता दिया बच्चों ने। एक्स्ट्रा सोचते हो, हम आपसे एंटीडोट थोड़ी पूछ रहे हैं। बताएं भाई जल्दी। बिल्कुल सही है, लीवर। कॉपर पॉइजनिंग में जो दस्त होते हैं तो वो होते हैं ग्रीन कलर के, हरे कलर के। और इसका जो एंटीडोट होता है कॉपर पॉइजनिंग का वो आपको पता है कौन सा। एक तो डी पेनिसिलामाइन और एक मोलिब्डेनम। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, एक बीमारी है मुर्गी की, इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस, आईबी। और इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस, संक्रामक ब्रोंकाइटिस, ये कौन से वायरस से होती है। इसका पॉजिटिव एजेंट या इसकी इटियोलॉजी बतानी है आपको, इसका रोग कारक बताना है। बताएं भाई। एस वासुनिया, अजय राठौड़, शुभम, कमल, स्वाति, विकास, आर्या, अजय,
मुकेश, सभी बताएं, मोहर सिंह, साक्षी, सभी का आंसर सही है, कोरोना। कोरोना, कोरोना जो वायरस होता है, इसमें भी जो गामा कोरोना वायरस होता है वो। और एक क्वेश्चन जो मैं आपसे ऑलरेडी पूछ चुका हूं, साल्मन पॉइजनिंग इन डॉग्स, साल्मन पॉइजनिंग इन डॉग्स, बताइए रोग कारक, बताइए इसकी इटियोलॉजी बताएं। शंकर निनामा, जतिन अग्रल, साल्मन पॉइजनिंग इन डॉग्स। ठीक है राधे राठौड़, एस बी, ये साल्मन पॉइजनिंग इन डॉग्स, इसका आपको इटियोलॉजी बताना है। हाँ, शंकर निनामा बिल्कुल सही है, शंकर निनामा का सही है। और बच्चे बताइए, अजय राठौड़ को याद नहीं है? ठीक है, हम बता देते हैं आपको। नियोरिकेट्सिया, विकास का भी ठीक है, नियोरिकेट्सिया, नियोरिकेट्सिया। जो नियोरिकेट्सिया, एक रिकेट्सिया समूह का एक क्या है, बैक्टीरिया है, आद्य बैक्टीरिया, प्रीमेटिव बैक्टीरिया, जो कि डॉग में ये साल्मन मछली खाने से इसी या साल्मन पॉइजनिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे आप, पिंक आई डिजीज किससे होती है? पिंक आई डिजीज का रीजन बताएं। अजय शर्मा, विकास, पिंक आई डिजीज, मोहर सिंह, संतोष झा, बताएं भाई। बिल्कुल संदीप आ गए आप, अच्छी बात है। इसका जो रोग कारक है, मोरेक्जिला बोविस। और एक क्वेश्चन मैं आपसे शायद तीसरी बार पूछ रहा हूं लाइव क्लास में, बताइए हार्ट वाटर डिजीज, हार्ट वाटर डिजीज, इसका काजेटिव एजेंट बताएं। हार्ट वाटर डिजीज का रोग कारक या इटियोलॉजी बताएं। कमल सोलंकी, क्या बता रहे हो मलबरी? अरे मलबरी हार्ट डिजीज वो तो सेलिनियम की डेफिशिएंसी से होती है भाई। मानसी सिंह, ये क्या हो रहा है, हार्ट वाटर डिजीज, मलबरी हार्ट डिजीज तो पिग्स में होती है सेलिनियम की डेफिशिएंसी से, हम जो पूछ रहे हैं आप बता ही नहीं रहे, नहीं बता पा रहे कोई भी। हाँ भाई संदीप, आपसे आशा थी, नहीं बता पाए, ठीक है। वो होती है, तीसरी बार बता रहा हूँ, ये कावार्डिया रूमिनेटिकम, कावार्डिया, हाँ, एक बच्चे ने बताया कावार्डिया रूमिनेटिकम, ठीक है मानसी सिंह आप सही कर सकते हो, कावार्डिया रूमिनेटिकम, हाँ भाई, हार्ट वाटर डिजीज। और अगला प्रश्न आप बताएंगे, थर्ड आईलिड, थर्ड आईलिड के प्रोलैप्स से एक बीमारी होती है मेनली डॉग्स में, तो क्या बोलते हैं? थर्ड आईलिड प्रोलैप्स आपको पता है, अगर ये इन्फेक्शियस फॉर्म में हो, नहीं 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 नहीं, ऐसा हम पूछ ही नहीं रहे आपको, नहीं नहीं नहीं, देखिए आप समझे नहीं प्रश्न को। हाँ, शुभम ने बताया, शुभम गुजर ने सही बताया, चेरियाई, चेरियाई, चेरियाई कंडीशन होती है, वो थर्ड आईलिड प्रोलैप्स के कारण होती है। अब आप जो बता रहे हो, ये कह रहे हो कि थर्ड आईलिड का प्रोलैप्स कौन कौन सी बीमारी में होता है, तो देखिए वो तो रेबीज में भी होता है और टिटेनस में भी होता है। आपके जो बात है वो उसका आंसर तो ये है, थर्ड आईलिड का प्रोलैप्स किन किन बीमारियों में होता है, रेबीज, टिटेनस और जो भी नर्वस सिस्टम की बीमारियां होती हैं उनमें थर्ड आईलिड प्रोलैप्स होता है। आई एम आस्किंग अबाउट चेरियाई कंडीशन। नेक्स्ट, घोड़ों में एक सीरस कार्ड कंडीशन हो जाती है, सीरस कॉर्ड, सीरस कॉर्ड कंडीशन बताइए। हाँ, इसका मेन रीजन बताइए सीरस कॉर्ड कंडीशन का। देखिए बच्चों, आप लोगों ने मुझसे कहा था स्टैंडर्ड क्वेश्चन आते हैं, स्टैंडर्ड क्वेश्चन ही लाएं, तो जो वेटनरी साइंस के बिल्कुल शुभम ने बता दिया, बिल्कुल कैस्ट्रेशन से, हाँ कैस्ट्रेशन के कारण ये सीरस कॉर्ड कंडीशन हो जाती है हॉर्स में, कैस्ट्रेशन यानी बधियाकरण के कारण।
नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, जो स्टैंडर्ड प्लेट काउंट होता है मिल्क के लिए। देखिए पहले तो ये समझिए क्या होता है। जो मिल्क होता है उसमें कितने वाइबल बैक्टीरिया, कितने वाइबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। हम्म। नहीं नहीं, हवा मत निकालिए। देखिए कुछ एक्स्ट्रा चीजें बताना चाह रहा हूं मैं, आप लोग तनाव लेकर के मत पढ़िए। आप लोग जो नहीं आता है वो मैं निकाल के लाया हूं, तो नहीं आता है उसको एब्जॉर्ब करिए, उसके लिए 15 मिनट निकालोगे सब कुछ याद हो जाएगा। ठीक है। तो स्टैंडर्ड प्लेट काउंट नहीं आता है, इसीलिए तो आपको बताना, कहीं ये नहीं छूट जाए। पढ़ा आपने सब लिया, सिंपल सबको आता है, कुछ और एक्स्ट्रा चीजें। तो इस चीज से तनाव नहीं ले, या फिर कभी ये नहीं सोचे कि मुझसे ये नहीं आती है मेरी क्या तैयारी है, ऐसा डिप्रेशन में नहीं जाए, ये हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है कि कुछ चीजें ऐसी जो आपके स्टैंडर्ड, काफी स्टैंडर्ड है, डॉक्टर्स भी बैठ रहे हैं तो आप समझ रहे हो इस एग्जाम का क्या स्टैंडर्ड है। तो स्टैंडर्ड प्लेट काउंट मीन्स रॉ मिल्क में जो वाइबल बैक्टीरिया होते हैं, जीवित बैक्टीरिया होते हैं, जीवित जीवाणु होते हैं, उनकी संख्या। अब हम आपसे पूछ रहे हैं, अगर मान लीजिए एसपीसी, एसपीसी के अनुसार गुड मिल्क किसे कहेंगे, गुड मिल्क किसे कहेंगे बताइए। कितने कितने से कितने के बीच में बैक्टीरिया होंगे जब उसको हम गुड मिल्क कहेंगे, बता दीजिए। हाँ बताएं भाई। बिल्कुल स्वाति शर्मा, वेरी गुड। गुड मिल्क में 202 से लेकर के और 10 लाख एसपीसी होता है। और अगर मैं बेस्ट कहूं, अगर मैं कहूं बेस्ट, तो ये आंकड़ा कहां जाएगा। बेस्ट यानी बहुत ही अच्छी गुणवत्ता का, शंकर निनामा, बेस्ट में 2 से 10 नहीं होगा। बिल्कुल शुभम गुजर कहा गया, अगर एसपीसी 2 लाख से कम होगा, यानी जीव जो बैक्टीरिया है वो 2 लाख से कम रहेंगे, तो इसको हम कहेंगे बेस्ट या फिर वेरी गुड। जैसे साइलेज का पीएच के अनुसार जैसे 3.5 टू 4.2 होता है, वो वेरी गुड साइलेज होता है। तो इस तरह से अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, मानसी सिंह 20 लाख नहीं है 2 लाख। हाँ, एक हेलीकॉप्टर डिजीज का नाम सुना होगा आपने, हेलीकॉप्टर डिजीज। हेलीकॉप्टर डिजीज बताइए किसमें होती है, हेलीकॉप्टर डिजीज किसमें होती है, किस जीव में होती है। बिल्कुल मुर्गी में होती है। और इसमें क्या है, पंख कम विकसित हो जाते हैं, पंख कम विकसित हो जाते हैं या रह जाते हैं। तो अब मुझे ये बताएं, इस हेलीकॉप्टर डिजीज का अन्य नाम क्या है। बहुत ही अच्छा नाम है। और दयाराम कैलाश एस वासनिया, बिल्कुल मुर्गी ही भेज दी अजय राठौड़। बार बार मुर्गी मत भेजो, आप तो बताओ इसका दूसरा नाम क्या है। हाँ बताएं भाई, हम बताएं। नहीं 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 नहीं, अरे भाई वो स्पोर्ट्समैन पोस्चर होता है मेरेक्स में, तो नहीं बता पा रहे, हम बताते हैं। आईबीडी कहाँ से आ गया कैलाश कुशवाहा, इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज। नहीं 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 संतोष झा, वो नहीं है, ये हेलीकॉप्टर डिजीज। हाँ भाई सुनिए, ये जो डिजीज है हेलीकॉप्टर डिजीज, इसमें पंख कम विकसित होते हैं, इसको स्टंटिंग एंड रंटिंग सिंड्रोम कहते हैं। स्टंटिंग एंड रंटिंग सिंड्रोम, स्टंटिंग एंड रंटिंग सिंड्रोम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं आप, सिंपल सा ले लेते हैं अब आपसे। बताइए कोलोस्ट्रम में दूध की तुलना में कितना गुना विटामिन ए होता है। कोलोस्ट्रम में दूध की तुलना में कितना गुना विटामिन ए होता है। बिल्कुल ठीक है। हाँ 10 गुना आप कर सकते हो, 10 गुना तक। तो कोलोस्ट्रम में दूध की तुलना में 10 गुना क्या होता है, विटामिन ए होता है। अगला प्रश्न बताओ, फर्स्ट जो एम्ब्रियो ट्रांसफर है या एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी है, इसको किस संस्था ने इसका प्रोजेक्ट किस संस्था ने चलाया इंडिया में। कृत्रिम भ्रूण प्रत्यारोपण को, ये प्रोजेक्ट को शुरुआत करने वाली
वाला इंस्टीट्यूट कौन सा है? NDRI नहीं है भाई, ND, हाँ, स्वाति शर्मा, JK ट्रस्ट। ठीक है, अब सुन लीजिए हमारा आंसर, NDDB, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, दिनेश घुरालिया। अगला प्रश्न बताएंगे, एनिमल ट्रांसपोर्ट रूल्स, एनिमल ट्रांसपोर्ट रूल्स, हाँ, एनिमल ट्रांसपोर्ट रूल्स बताइए कब आए थे, इंडिया के अंदर कब लागू हुए थे? पशुओं के परिवहन के जो नियम है कि जो अगर डॉग अगर मान लीजिए ट्रांसपोर्ट होएगा तो 3 टियर AC से कम में नहीं होएगा। कुत्तों को ले जाना हो, गाय भैंसों को ले जाना हो, तो उनके लिए कितना स्पेस चाहिए, हाँ, कितनी दूरी के बाद उनको रेस्ट चाहिए। तो एनिमल ट्रांसपोर्ट रूल्स इंडिया के अंदर कब आए थे बताएं भाई? 1978, 1978। अरे वो क्रूअल्टी एक्ट है कैलाश कुशवाहा, 1960 में तो। और बताएं, एनिमल बर्थ कंट्रोल, ABC प्रोग्राम आपने सुना होगा, ABC मेनली जो डॉग्स की, स्ट्रीट डॉग्स या हाँ कुत्तों की संख्या पर नियंत्रण के लिए बिट्स की क्या कर दी जाती है, स्पेइंग कर दी जाती है, ओवेरियो स्टेरेक्टोमी जिसको बोलते हैं। तो ABC बिल्कुल सही है, 2001। ये अजय का सही है, शुभम का सही है, मानसी सिंह, दीपक पाटीदार सभी का सही है, 2001। बहुत बढ़िया। हाँ, मिहिप पाटीदार सही है। अगला बताएं, एक बीमारी है जिसमें बॉलिंजर बॉडीज, बॉलिंजर बॉडीज इंक्लूजन बॉडीज के रूप में होती हैं, जो कि आपको पता है साइटोप्लाज्मिक है। और बताएं भाई, अजय शर्मा, दयाराम, कौन सा पॉक्स है ये? वेरी गुड, फाउल पॉक्स, फाउल पॉक्स। जो भी थोड़ी थोड़ी कमियां हैं वो दूर कीजिए आप। हाँ भाई, ठीक है। बॉलिंजर बॉडीज किस में इंक्लूजन बॉडीज के रूप में बनती है? फाउल पॉक्स, जो कि एक वायरल डिजीज है, आपको पता है, पॉक्स वायरस सबसे बड़ा वायरस होता है, और ये वायरस क्या बनाते हैं, इंक्लूजन बॉडीज बनाते हैं। अगला बताइए आप, डॉयल्स डिजीज किसको बोलते हैं? डॉयल्स डिजीज, कुछ बच्चे मोबाइल लेके बैठे हुए हैं, उनके हाथ से भी कमेंट आ जाए अच्छा रहे, इसलिए डॉयल्स डिजीज। वेरी गुड, देखो स्पीड बढ़ गई ना, वेरी गुड। सभी के आगे सभी का नाम मैं ले नहीं पा रहा हूँ, क्या है बच्चे आज काफी जुड़े हुए हैं। डॉयल्स डिजीज बोलते हैं रानी खेत को, और इसी को न्यू कैसल भी बोलते हैं। अगला प्रश्न बताएंगे आप, हाँ, गम्बोरो डिजीज किससे होती है? गम्बोरो डिजीज का रोग कारक बताइए। गम्बोरो डिजीज खूब सुना होगा, स्वाति शर्मा हंस रहे हो, लखेंद्र सिंह, बताएं भाई गम्बोरो डिजीज। बिल्कुल, इसको IBD भी कहते हैं, IBD, IBD इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज, और ये होती है बिरना वायरस से। अगला प्रश्न हमारा रहेगा दिनेश गुर्रालिया, हाँ, कि बताओ जो FMD डिजीज होती है, FMD की वैक्सीन होती है, वो किस प्रकार की वैक्सीन है? FMD की वैक्सीन किस प्रकार की होती है? FMD वैक्सीन का टाइप बताना है, वैक्सीन का प्रकार। FMD की वैक्सीन, नरेंद्र वर्मा, हाँ ठीक है, लाइव होती है, टाइप बताइए भाई। कमल सोलंकी नहीं बैठा आपसे, नहीं बैठा, नहीं अभी किसी का ठीक नहीं है, हम जो पूछना चाहते हैं वो है ही नहीं आपके पास। नहीं 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 नहीं, अरे एलम प्रेसिपिटेट कैसे हो जाएगी, हाँ पॉलीवेलेंट, धनु साहू ने बताया, पॉलीवेलेंट टिश्यू कल्चर वैक्सीन, पॉलीवेलेंट टिश्यू कल्चर वैक्सीन।
देखिए अब आप में से कईयों के ऑप्शन पे डिपेंड करता है। कई बच्चे बता रहे हैं जैसे कि लाइव है, ठीक है लाइव है मान लिया, लेकिन ऑप्शन में लाइव नहीं मिला। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं। ये नहीं है कि आप लोग जो बता रहे हो गलत है, ये नहीं कह रहे हम, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको करना पड़ेगा। पॉलीवेलेंट टिश्यू कल्चर वैक्सीन होती है। अगला कुछ भी नहीं होगा। स्वाति इधर ध्यान दीजिए, आप तो प्रश्न बताइए। हाँ, मुर्गी में एक रोग होता है थ्रस, थ्रस रोग। थ्रस रोग बताइए किससे होता? नरेश, यारी, मोहर सिंह, सबका पेपर अच्छा होगा। बिल्कुल, कैंडिडाइसिस। जो कैंडिडा है, देखिए हम जो क्वेश्चन लाए हैं इनसे आप बिल्कुल भी नहीं घबराएं, क्योंकि इनसे सिंपल ही आना है पेपर, इससे टफ नहीं जाना है। हाँ, थ्रश कहते हैं, थ्रश। कैंडिडाइसिस को क्या बोलते हैं अपन? थ्रस। और एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो कई एग्जाम्स में पूछा गया है, माइक्रोबायोलॉजी का क्वेश्चन है आपके सामने। तले अंडे जैसी कॉलोनी किसकी होती है? फ्राइड एग लाइक कॉलोनी। तले अंडे जैसी कॉलोनी, फ्राइड एग लाइक कॉलोनी। तले अंडे, बिल्कुल स्वाति शर्मा, इतना अच्छा आता है आपको और फिर घबरा रहे हो। माइकोप्लाज्मा, बिल्कुल एस बी कुशल सभी ने दे दिया, दीपक पाटीदार, वेट पीयूष, दिनेश। माइकोप्लाज्मा की जो कॉलोनी होती है वो कैसी होती है? माइकोप्लाज्मा। आपको पता है माइकोप्लाज्मा की क्या खास बात होती है? माइकोप्लाज्मा एक तरह का बैक्टीरिया है जिसके पास, जिसके ऊपर क्या नहीं होती, ये सेल वॉल नहीं होती। मीन्स सेल वॉल लेस प्रोकैरियोट्स होते हैं। माइकोप्लाज्मा की वृद्धि के लिए, इसकी ग्रोथ के लिए स्टीरोल्स आवश्यक होते हैं। स्टीरोल्स आवश्यक होते हैं। माइकोप्लाज्मा को पादप जगत का जोकर कहते हैं, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं, क्योंकि माइकोप्लाज्मा इस सेल वॉल की एब्सेंस के कारण अपनी शेप चेंज करता रहता है। ये जोकर है, अपनी शेप बदलता रहता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? जोकर। और आपको पता है बैक्टीरिया को प्लांट किंगडम में क्लासिफाई किया गया है, ना कि एनिमल किंगडम में। जीवाणु पादप होते हैं, ना कि जंतु होते हैं, ध्यान रख लेना। हाँ, जैसे आपसे मैं पूछ लूं, बताइए रूमन में फोना कौन कौन सा होता है और फ्लोरा कौन सा होता है? तो फोना में जो आते हैं वो आते हैं प्रोटोजोआ। और प्रोटोजोआ का आपको पता होगा जंतु जगत का पहला संघ है प्रोटोजोआ। प्रोटो मीन्स पहला, जोआ मीन्स जीव। फोना के अंदर प्रोटोजोआ आता है। और फ्लोरा में देखो क्या क्या आता है, ईस्ट आता है और बैक्टीरिया आता है, जीवाणु। ये तो क्या है? फ्लोरा। सूक्ष्म पादप को फ्लोरा कहते हैं, सूक्ष्म जंतु को फोना कहते हैं, और माइकोप्लाज्मा को पादप जगत का जोकर कहते हैं। इनकी वृद्धि के लिए स्टीरोल्स की आवश्यकता होती है, और पेनिसिलिन का इन पर इफेक्ट नहीं होता। आपको पता है पेनिसिलिन क्यों नहीं इफेक्ट होता? क्योंकि पेनिसिलिन सेल वॉल पर काम करती है और सेल वॉल इनके पास है नहीं। तो बिगाड़ो, क्या बिगाड़ोगे? टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन है, क्लोरामफेनिकोल है, और सबसे बढ़िया तो टाइलोसिन है। इनको मारने के लिए ये जरूरी होती है। ठीक है, ये ड्रग ऑफ चॉइस समझ लो आप, टाइलोसिन को। क्लोरामफेनिकोल और टेट्रासाइक्लिन बहुत अच्छी रहती है इसके लिए। माइकोप्लाज्मा जंतु में दो तरह के संक्रमण करते हैं, एक तो श्वसन तंत्र और एक जनन तंत्र संबंधी। श्वसन तंत्र में देखिए सीबीपीपी और सीसीपीपी करते हैं, और मुर्गी के अंदर भी ये सीआरडी करता है, तो ये सब आपको पता होगा। और एक बांझपन या स्टरिलिटी भी कर देता है। और सबसे छोटा जो माइकोप्लाज्मा होता है वो पीपीएल होता है, आपको पता है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। आगे चलते हैं। फ्राइड एग लाइक कॉलोनी से बात फिसली थी। हाँ भाई, संकन इनामा। अब बताइए, मोर्सी कॉर्ड फॉर्म, माइक्रोबायोलॉजी के क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। मोर्सी कॉर्ड फॉर्म, ये मैं पहले भी पूछ चुका हूँ, कौन सा बैक्टीरिया? हाँ भाई, स्ट्रेंजर बीस्ट। बताइए मोर्सी कॉर्ड फॉर्म कौन सा बैक्टीरिया बनाता है? स्वाति शर्मा, एक्टिनो बेसिलस लिग्निस रेसाई। देखिए एक्टिनो बेसिलस लिग्नी रेसी, जो वुडन टंग का जो बैक्टीरिया है वही है इसका आंसर, वुडन टंग का जो बैक्टीरिया है। और आपने
अगर माइक्रोबायोलॉजी पढ़ी है अच्छी से, तो जो ईएमबी, इयोसिन मिथाइलिन ब्लू, जो ईएमबी ग्रोथ मीडिया होता है या ईएमबी अगार होता है, इस पर एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है, नाम नहीं बताऊंगा, चलो क्वेश्चन करता हूं, जिस पर मेटेलिक सीन पैदा करने वाला बैक्टीरिया कौन सा है? मेटेलिक सीन। अरे वाह, मैं तो देखा ही नहीं, आपके कमेंट में सबके आंसर आ गए। ई कोलाई बिल्कुल सही है भाई। ई कोलाई जो बैक्टीरिया होता है, एशेरिचिया कोलाई, ये क्या करता है? ईएमबी आगार पर मेटेलिक शीन, इस तरह से पेटिडिश, और इसका जो कलर होगा वो इस तरह की मेटेलिक शीन ये दर्शाता है। इयोसिन मिथाइलिन ब्लू। अब मुझे ये बताइए, एजेड टेस्ट कौन से हार्मोन के एस्टिमेशन के लिए किया जाता है और घोड़ी में किया जाता है, आपको पता है? संतोष झा सीए, कौन से हार्मोन के लिए एजेड टेस्ट किया जाता है? बताएं भाई। बिल्कुल, वेट पीयूष ने बताया, पीएमएसजी। अरे वो एस्ट्रोजन के लिए तो भैया क्यूबोनी होता है, क्यूबोनी होता है एस्ट्रोजन के लिए। एजेड किसके लिए किया जाता है? पीएमएसजी। डॉक्टर हर्षित राय। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, केमिकल स्टनिंग किसमें की जाती है? देख लीजिए, केमिकल यानी रासायनिक, और स्टनिंग, STUNNING, स्टनिंग। देखिए, स्टनिंग का मतलब मृत्यु से पहले, मारने से पहले, स्लॉटर से पहले, वध से पहले बेहोश करना। स्वाति शर्मा ने बिल्कुल आंसर दे दिया, पिग में की जाती है। दीपक पाटीदार सही है भाई, वेट पीयू पिग में की जाती है। और धनु साहू, हाँ, और ये देखिए 65 से लेकर के और 70% CO2 इसमें काम में ली जाती है। सुअर को बंद कमरे में इतनी कंसंट्रेशन का कार्बन डाइऑक्साइड की रख करके उसको बंद कर देते हैं 2-4 मिनट के लिए, तो वो बेहोश हो जाता है, फिर उसको उसका वध कर देते हैं। अगला बताइए, आपको पता होगा तो एस्परजिलस, एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स एक फंगस होती है, वो टॉक्सिन निकालती है। हाँ, वो टॉक्सिन निकालती है, फ्यूजेरियम। और इसके अलावा जो एस्परजिलस फ्लेवस है, ये फंगस निकालती है, आपने सुना होगा, मूंगफली की खल के ऊपर एफ्लाटॉक्सिन्स, एफ्लाटॉक्सिन्स। और एफ्लाटॉक्सिन्स 4 तरह के होते हैं, B1, G1, B2 और G2। अब मुझे ये बताइए, ये 4 तरह के एफ्लाटॉक्सिन्स है, इनमें सबसे जहरीला कौन सा है? बिल्कुल, प्राची विषण, तो ये सबसे जहरीला है B1। ये सबसे खतरनाक होता है, सबसे ज्यादा कैंसर पैदा करने वाला, सबसे ज्यादा लीवर को नुकसान करने वाला। एफ्लाटॉक्सिन्स क्या करते हैं? लीवर को डैमेज करते हैं। कभी कभी जो फंगस लगा हुआ चारा जब हम पशुओं को खिला देते हैं, तो वो एस्परजिलस फंगस के कारण इनका, हाँ हेमराज हो रही है, ठीक है, इनका जो लीवर है पशु का, वो खराब हो जाता है। लीवर को ठीक करने के लिए वो सिलामाइरिन और लीवर एक्सट्रैक्ट, सिलामाइरिन ये पेटो प्रोटेक्टिव होता है, ध्यान रखना भाई, सिलामाइरिन काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये भी। ये पेटो प्रोटेक्टिव होता है, लीवर की प्रोटेक्शन करता है। और इसके अलावा लीवर एक्सट्रैक्ट देते हैं, और फीड में चला जाता है, मतलब पशु। ठीक है। और ये मूंगफली की खल पर क्यों होता है? आपको पता है, मूंगफली की खल में सबसे ज्यादा DCP होता है। जो अपनी जितनी भी खल है, यहाँ तक कि सोयाबीन की खल, सोयाबीन से भी ज्यादा DCP होता है मूंगफली की खल, ये ध्यान रखना। इस वजह से, और जब नमी रह जाती है इसमें मॉइस्चर, तो मॉइस्चर की उपस्थिति में आपको पता है फंगस ग्रो करती है। और पक्षियों में जो ब्रूडर्स निमोनिया होता है, वो इसलिए होता है, उनका जो पोल्ट्री का हाउस होता है, उसमें जो लिटर होता है, उसकी बिछावन होती है, उस बिछावन में नमी बन जाती है। जब पक्षी रहता है वहाँ बीट भी करता है, वहाँ पानी भी फैल जाता है, तो इस प्रकार उसमें नमी होने से, नमी में ये फंगस ग्रो कर जाता है, और फंगस की जो डस्ट है, उसके स्पोर्स है, उसके सांस के साथ जाते हैं, जिससे ब्रूडर्स न्यूमोनिया हो जाता है। हाँ बिल्कुल, मोइस्ट की वजह। हाँ भाई, अगला प्रश्न आपका रहेगा, गोबर के साथ खून आना क्या कहलाता है? गोबर के साथ रक्त आना क्या कहलाता है?
गोबर के साथ खून आना। शुभम गुर्जर ने 52% क्या बताया भैया? मेलेना। कमल सोलंकी ने बिल्कुल नारायणी मेडिकोज मेलेना। पूर्वी, करण, पवन, अजय सभी ने बता दिया क्या? मेलेना। हाँ भाई, सभी का नाम मैं नहीं ले पाऊंगा, फर्स्ट कमेंट आते हैं। और अगला प्रश्न बताएं आप, ब्रेन से जब ब्लीडिंग हो जाती है उसको क्या कहते हैं? मीन्स हिमोरेज फ्रॉम ब्रेन, खून ब्रेन की, हाँ, रक्त वाहिनियां फट जाती हैं। बिल्कुल नाक से आना एपिटैक्सिस है, बिल्कुल ठीक है सभी का। एपोप्लेक्सी कहलाता है। क्या कहलाता है? एपोप्लेक्सी। और आपको पता है वोमिटिंग में आना हिमेटोइमेसिस, और नाक खांसी के साथ आना हिमोप्टाइसिस कहलाता है। तो हिमेटोइमेसिस, हिमेप्टाइसिस, नाक से आना एपिटैक्सिस, और यदि गोबर के साथ आए तो मेलेना, और अगर मान लीजिए दस्त के साथ आए तो उसको बोलते हैं डिसेंट्री। तो ये कुछ, हाँ। अब जैसे हम ब्लीडिंग, जो ओविडक्ट की ब्लीडिंग कहें, या ओविडक्ट में जब ब्लीडिंग हो जाती है या ब्लड भर जाता है तो उसके लिए कंडीशन बताएं, उसके लिए एक टर्म यूज की जाती है ओविडक्ट के लिए। ओविडक्ट मतलब फेलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी, अंडवाहिनी में रक्तस्राव होना क्या कहलाता है? कमल सोलंकी, अजय राठौड़ बताएं भाई, ओविडक्ट यानी अंडवाहिनी में, नहीं बता पा रहे? अरे 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 अरे, मेट्रोरेजिया तो यूट्रस में है भैया। हीमोसाल्पिंग्स, साल्पिनोरिया नहीं, हीमो, हीमो, हीमोसेल्पिंग्स। देखिए कुछ बच्चे तो खुद की तरफ से टर्म खोज के ला रहे हैं। एक बच्चे ने डाला है सेल्पिनोरिया। वाह बेटा, आप लोगों को साइंटिस्ट बनाने के लिए जल्दी बोर्ड का गठन किया जाएगा। और अगला प्रश्न बताएंगे आप। बिल्कुल स्वाति। अगला प्रश्न बताएंगे, फर्स्ट एआई, इंडिया के अंदर जो फर्स्ट एआई की गई थी वो की गई थी मैसूर में, और मैसूर है कर्नाटक में। मैसूर के युद्ध भी पढ़े होंगे आपने, कर्नाटक में है मैसूर। और एक डेयरी फार्म है जिसका नाम है पैलेस डेयरी फार्म, पैलेस डेयरी फार्म। और एक डॉक्टर साहब का नाम है, साइंटिस्ट कह दो जिनको, डॉक्टर संपत कुमार। अब आप ये बता दीजिए हमें कि इन्होंने कब की थी? इंडिया की जो फर्स्ट एआई डॉक्टर संपत कुमार ने की थी। बिल्कुल, पवन कुमार लोधी का सबसे पहले आंसर आया 1939, यानी देश के आजाद होने से पहले ही कर दिया था। हाँ भाई, अगला बताइए, फुट रॉट डिजीज, गाय भैंस भेड़ बकरी, इन जानवरों में फुट रॉट डिजीज हो जाती है जिसमें के खुर क्या है, गल जाते हैं खुर, हाँ, डैमेज हो जाते हैं। कौन सा बैक्टीरिया है फुट रॉट? शंकर, एस वसूनिया। हाँ भाई बताइए मिस्टर पटेल। स्पिरोफोरस नेक्रोफोरस, बिल्कुल सही है। स्पिरोफोरस, स्पिरोफोरस नेक्रोफोरस, ये जो बैक्टीरिया है ये क्या करता है? फुट रॉट पैदा करता है। फुट रॉट। और एफएमडी की सिक्विली भी है भाई, एफएमडी रोग होने के बाद फुट रॉट होने के ज्यादा चांस रहते हैं। अगला एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बताइए किसी पशु की मृत्यु हो गई या मृत्यु नहीं हुई पॉइजनिंग के कारण, उसके मुंह से कड़वे बादाम जैसी बदबू आ रही है, आप कहो तो खुशबू भी कह सकते हो। तो कड़वे बादाम जैसी खुशबू या बदबू आ रही है, बताओ कौन सी पॉइजनिंग से पशु मरा है या पशु के सांस के साथ आ रही है, जिंदा है? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। हाँ, HCN पॉइजनिंग या साइनाइड पॉइजनिंग में आती है। बिटर एलमंड या कड़वे बादाम, बिटर एलमंड। आपको पता है बिटर एलमंड में कौन सा ग्लाइकोसाइड होता है? देखिए बता दो, अगर किसी ने अच्छी तरह से केमिस्ट्री पढ़ी है, बिटर एलमंड में कौन सा साइनाइड तो होता है? अरे सोडियम हाइपोक्लोराइड खाम ले गए आप। अजय राठौड़ नहीं,
वेरी गुड, शुभम ने बताया एमिगडेलिन। वाह, एमिगडेलिन, एमिगडेलिन। ये एमिगडेलिन ग्लूकोसाइड जो होता है ये बिटर एलिमेंट या कड़वे बादाम में पाया जाता है और ये घोड़े के मूत्र में भी बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। वाह वाह वाह। अगला प्रश्न रहेगा आपसे। एक बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस। अब देखिए नाम, अगर मैं स्ट्रेप्टोकोकस, तो कोकस के एक चेन है, इसे हम स्ट्रेप्टोकोकस कहते हैं। इस बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन कौन से साइंटिस्ट ने किया था? बहुत फेमस क्लासिफिकेशन है इसका, ऐसे नहीं है। माइक्रोबायोलॉजी में इसका काफी फेमस क्लासिफिकेशन है, वो एक वैज्ञानिक ने किया था। उसका नाम बताओ। शुभम, गुजर, प्राची, बिशन, विकास, शील, तोमर, डॉक्टर। हाँ भाई बताओ डॉक्टरों। वाह, लोकेंद्र सिंह। कोशिश किया, स्वाति शर्मा को नहीं आता, बताइए। नहीं 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 नहीं, पवन कुमार लोधी को भी नहीं आता। ठीक है, नहीं आता तो हम बता देते हैं, लेंसफील्ड। लेंसफील्ड, लेंसफील्ड के जो क्लासिफिकेशन था, लेंसफील्ड का है ये। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया का काफी लंबा चौड़ा क्लासिफिकेशन दिया इन्होंने। नेक्स्ट आप प्रश्न बता, हाँ बताया तो है किसी ने, नरेंद्र वर्मा ने बताया, कोई बात नहीं। जो यूट्राइन, मिडिल यूट्राइन आर्टरी होती है, जो फ्रेमिटस जो फीलिंग होती है या विरलिंग होती है, ये कितने दिनों के की प्रेगनेंसी में महसूस होती है? अजय गलत है। 80 से 120 दिन कर दो ना, क्या दिक्कत है? 80 से 120 दिन तो आप याद रखो, और आपको वो थोड़ा इधर उधर करके बेवकूफ बनाए तो आप उसको बना देना है। तो आप जो स्टैंडर्ड डाटा है वो याद रखो। कोई भी बच्चा MOET की फुल फॉर्म बताएगा। MOET, MOET, दयाराम, अंजानिया, एस वाशुनिया। आपके निया निया प्रीफिक्स सफिक्स लग रहा है भाई। टाइप कर रहे हो? अच्छा, ऋतिक, वेरी गुड। शुभम कुछ ने बता दिया, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर। मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर। ठीक है, MOET। एक और मैं आपसे पूछूं, एक MMPO का नाम सुना होगा आपने, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ऑर्डर, MMPO। बताएं भाई, ये वाला एक्ट कब आया था, MMPO वाला? MMPO वाला एक्ट कब आया था? वाह, बच्चे सही बता रहे हैं। बच्चे मन के कच्चे सही बता रहे हैं। MMPO 1992। और जो गलत बता रहे हैं वो सुधार कर लो। नहीं, कुछ नहीं रखा। ऐसे क्वेश्चन आपके गलत रह गए तो आपको बाहर फेंक दिया जाएगा। ये देखो है, MMPO का ध्यान रखो भाई। अगला, आपने देखा होगा ऐसे जानवर जिन जो ज्यादातर प्रीमीपेरा होता है, पहली बार जो प्रसव होता है, वो ज्यादातर हार्ड मिल्कर्स होते हैं। उनके दूध निकालने में काफी कठिनाई होती है, यानी कि उनका जो टीट स्फिंक्टर होता है, गैलेक्टोपोर होता है, वो तगड़ा होता है। और ऐसे जानवर जिनका दूध ऑटोमेटिक टपकता है 2-4 बार, जिनका पार्चुरेशन हो गया हो, वो उनके जो गैलेक्टोपोर्स हैं स्तन ग्रंथियों के, वो थोड़े चौड़े हो जाते हैं दूध निकालते निकालते निकालते, यानी टीटी स्फिंक्टर थोड़ा लूज हो जाता है। तो ऑटोमेटिक दूध कई बार टपक जाता है, टपक टपक टपक। ऐसे जानवरों को कहते हैं सॉफ्ट मिल्कर या लूज मिल्कर्स। प्रश्न ये नहीं है हमारा। हाँ, प्रश्न ये है हमारा कि बताइए टीट स्पाइडर क्या है? टीट स्पाइडर क्या है, चलो ये है प्रश्न। और टीट स्पाइडर को ठीक करने के लिए, हीट स्पाइडर को ठीक करने के लिए कौन सा उपकरण आप
नाल में डालोगे। बूंद बूंद, प्राची भीषण बूंद बूंद। हाँ बिल्कुल, कमल सोलंकी ने बता दिया, ऑब्स्ट्रक्शन है ना, जो टीट कैनाल है, टीट कैनुला। हाँ भाई, टीट का टीट साइफन, टीट साइफन, ठीक है भाई। अगला प्रश्न हमारा आपसे है, आपने चार परिभाषाएं सुनी होंगी। एक तो हाइपरट्रोफी, एक हाइपरप्लेजिया, ये मैं सेकंड टाइम बता रहा हूँ आपको, एक एट्रोफी और एक एप्लेजिया। अब मैं बता देता हूँ आपको फटाफट। देखिए, यदि किसी ऊतक या किसी अंग की वृद्धि, किसी अंग की वृद्धि यदि कोशिकाओं की साइज बढ़ने से होती है, सेल की साइज बढ़ने से यदि किसी अंग की ऑर्गन की वृद्धि होती है, तो उसको कहते हैं हाइपरट्रोफी। हम एक्सरसाइज कर करके मसल्स बना लेते हैं, वो होती है हाइपरट्रोफी, यानी संख्या नहीं बढ़ी, साइज बढ़ी। हाइपरप्लेजिया क्या है? अगर मान लीजिए, हाँ, सेल्स की साइज बढ़ने से यदि किसी ऑर्गन की साइज बढ़ती है, तो उसको बोलते हैं हाइपरप्लेजिया। और एट्रोपी क्या होती है? काम में नहीं लेने से अगर सेल्स की साइज डिक्रीज होती है, तो उसको बोलते हैं एट्रोपी। और एप्लेजिया क्या है? एप्लेजिया में जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो घट जाएंगे, एप्लेजिया को बोलते हैं एप्लेजिया, या एजेनेसिस, या किसी भी अंग का अविकसित रह जाना या कम विकसित रह जाना। हाँ भाई, बताएं अब आप। हम्म, ठीक है, ये कुछ पैथोलॉजी की टर्म्स आप मान सकते हो इनको। अगला प्रश्न बताएंगे, एक समस्या होती है सर्जरी में, अपवार्ड फिक्सेशन ऑफ पटेला, अपवार्ड फिक्सेशन ऑफ पटेला। इसके लिए कौन सी सर्जरी, या के लिए कौन सी सर्जरी की जाती है? अपवार्ड फिक्सेशन ऑफ पटेला। बिल्कुल, एमपीटी की जाती है, मीडियल पटेलर डेस्मोटोमी, एमपीटी की जाती है। तो बताएं भाई आप मुझे कि किस जानवर में ये मीडियल पटेलर लिगामेंट नहीं होता? मीडियल पटेलर लिगामेंट किस में नहीं होता? ये प्रश्न बताएं आप। प्रश्न ये है हमारा आपसे, नरेश गायरी, शंकर निनामा, कमल, संदीप, मिस्टर पटेल, नरेंद्र। बिल्कुल सभी बच्चों ने आंसर दिया, बहुत ही। हाँ, हाँ, कैमल यानी ऊंट, ऊंट जिसको रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। हाँ, ऊंचे पहाड़ों का जहाज कहते हैं याक को, ऊंट को रेगिस्तान का शिप ऑफ डेजर्ट कहते हैं। तो कैमल के भी काफी ठीक है सभी का। अगला प्रश्न रहेगा आपसे, बीमारियां सबसे ज्यादा लगती हैं, यानी जो डिजीज है, सबसे ज्यादा संक्रमण बताइए कौन से रूट से होता है? तंत्र में बता देता हूं आपको, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र और जनन तंत्र। ये मैंने आपको सिस्टम्स बताए, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम और जेनाइटल सिस्टम। बताओ इनमें से कौन सा? देखिए भाई, सबसे ज्यादा बीमारियां कहाँ से लगती हैं? सबसे ज्यादा बीमारियां लगती हैं श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम से। आपको पता है कोई भी बैक्टीरिया है, हाँ, आपको पता है कोरोना कहीं से फैला, और आपको पता है जो जितने भी खतरनाक बीमारियां, जितने भी फास्ट स्प्रेडिंग जो बीमारियां होती हैं, वो सांस के साथ ही, इसलिए मास्क लगाने की सलाह दी जाती है आपको। हाँ, सबसे ज्यादा जो बीमारियां फैलती है श्वसन तंत्र से ही फैलती है, सीधा फेफड़ों में जाता है बैक्टीरिया वायरस जो भी है। और सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूँ, एक बच्चे ने पूछा था मेरे से, जो क्वारंटाइन की अवधि कितनी होती है? क्वारंटाइन की एक सामान्य अवधि हम पूछे, अगर मान लीजिए सामान्य टाइम पूछे, किसी जानवर को विदेश से लाया, मान लो एचएफ गाय लाए हम, हैं, तो कम से कम उसको कितने दिन हम जानवर को कोर्ट पर रखेंगे? ठीक है भाई, इसका आंसर है भाई 1 मंथ।
नॉर्मल रूप से आप एवरेज 1 मंथ तो रखोगे ही रखोगे। हाँ भाई, ये कोरोना का नहीं है भाई, जानवर को विदेश से लाए, कौन कौन सी बीमारियों के लक्षण हो सकते हैं प्रकट, तो लगभग 1 महीने में लगभग सभी बीमारियों के, सभी संक्रामक बीमारियों के लक्षण प्रकट हो जाते हैं ज्यादातर के, इसलिए अब हम आपसे, हाँ, एक प्रश्न और कर रहे हैं। ज्यादातर जानवरों का ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन किससे किया जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइए। वायु मार्ग द्वारा है, जल मार्ग द्वारा, स्थल मार्ग द्वारा। विदेश से लाने या फॉरेन से जो जानवर लाए जाते हैं, एक्जोटिक ब्रीड्स को लाया जाता है। अच्छा, शुभम गुजर ट्रक से लाएगा? अरे मान लो आपको ब्रिटेन से जानवर लाना है, तो ब्रिटेन से कौन सी रोड बन गई भाई? हाँ, ज्यादातर जानवरों को जल मार्ग से लाया जाता है। हाँ, वायु मार्ग से इसलिए नहीं। हाँ, एरोप्लेन में मान लो बफेलो को आप, बफेलो नहीं, काऊ को लिया है, काऊ ने वहां पर, हाँ, गोबर कर दिया, वे एयर होस्टेस क्या कहेगी फिर, है? व्हाट इज दिस? थोड़ा सोचा करो ऐसे। बताओ, चाइनीज लेटर टाइप कॉलोनी, चाइनीज लेटर टाइप कॉलोनी, चाइनीज लेटर टाइप कॉलोनी, बताइए किस बैक्टीरिया की होती है? माइक्रोबायोलॉजी का एक क्वेश्चन है। पवन कुमार लोधी, संदीप पाटीदार। गुड, कॉर्नी बैक्टीरियम, कॉर्नी बैक्टीरियम की चिंगचोंग, चाइनीज लेटर जो अक्षर होते हैं ना, जैसे चाइनीज, हाँ, वो वाली कॉलोनी। अगला जो क्वेश्चन है, आप बताइए। एक बैक्टीरिया है जो कि ए ट्राइकस है, यानी ए कसाबिक है। आपको पता है कसाबिका, आप जानते हो, ए कसाबिक मीन्स उसके चारों तरफ कोई संरचना नहीं है गमन करने के लिए, फिर भी वो मोटाइल है। मीन्स ऐसा बैक्टीरिया जिसके चारों तरफ कोई स्ट्रक्चर नहीं है इस तरह की सीलिया फ्लैजिला, और फिर भी वो क्या है, मोटाइल है, फिर भी वो गतिशील है, यानी वो गति कर जाता है। तो उस बैक्टीरिया का नाम बताइए। संदीप पाटीदार, बहुत बढ़िया तैयारी है। हाँ भाई, बहुत बढ़िया तैयारी है। लेप्टोस्पाइरा, मैं ये समझ रहा था कोई इसका उत्तर नहीं दे पाएगा, लेकिन दे दिया आपने। लेप्टोस्पाइरा जो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के चारों तरफ कोई स्ट्रक्चर नहीं है, फिर भी ये क्या होता है, गति कर लेता है, मोटाइल होता है। अगला प्रश्न रहेगा आपसे। बुलेटिन जो होता है, बुलेटिन का आपने नाम सुना होगा, एक्सटेंशन में बुलेटिन में कितने पेज होते हैं? बुलेटिन, आपने लीफलेट, बुकलेट ऐसे सुने होंगे नाम, तो हमने बुलेटिन में पूछा है। वेरी गुड, 12 से 20 पेज होते हैं, 12 to 20 पेजेज होते हैं। और एक क्वेश्चन और बताएं, सभी बच्चे बता रहे हैं, शंकर नीनामा, कैलाश कुशवाहा, मुकेश धवर। एक प्रश्न और बताएं आप, लीफलेट में कितने पेज होते हैं? लीफलेट में, लीफलेट में बताएं भाई, लीफलेट में कितने पेज होते हैं? वाह, वेरी गुड, बड़ा जल्दी आंसर आ रहा है। एक ही पेज होता है, अभी भी आया था छत्तीसगढ़ में सीजी में। और एक प्रश्न बताएंगे, पेम्पलेट में बताएंगे। पेम्पलेट, पेम्पलेट होता है ये, PMPHLET, पैम्फलेट। स्ट्रेंजर बीस्ट, अरे स्ट्रेंजर बीस्ट नाम लिख दिया करो भाई। पेम्पलेट में 8 से 12, 2 से 10। कितने वेरिएशन आ रहा है आपके आंसर में? ठीक है, 2 से 12, इससे जो कम होंगे, देखिए लीफलेट में एक, लीफलेट के बाद आता है पैम्पलेट, पैम्पलेट के बाद आता है बुलेटिन, तो आप ये समझ लीजिए 2 से 12। हाँ भाई, अगला हमारा प्रश्न आपसे रहेगा। अगर मैं पूछूं आपको, वहां पर डेयरी एनिमल के लिए, जैसे आपने याद कर रखा है इंडियन काऊ जो जेबू कैटल है, या फिर जिसको हम बॉस इंडिकस कहते हैं, उसके लिए अगर आपसे पूछे पर 100 kg ड्राई मैटर, तो आप बताते हो कि 2 से
2.5 किलोग्राम पर 100 केजी बॉडी वेट। ऐसे ही आपसे बफेलो और एक्जोटिक के लिए पूछे तो आप ऐसे बता दोगे कि भाई ये इतना होता है पर 100 केजी ड्राई मैटर होता है। अगर मान लीजिए ऐसे नहीं दिया और उसने पूछ लिया परसेंटेज में बताओ, परसेंटेज में पूछ लिया बताओ डेयरी कैटल के लिए कितना प्रतिशत बॉडी वेट के हिसाब से, तो 2% दे दिया, 3% दे दिया, 4% दे दिया, 5% दे दिया, बताओ इसमें से आप क्या सेलेक्ट करोगे? वेरी गुड, ज्यादातर बच्चों का सही है 4%। अरे आप 4% है डेयरी कैटल के लिए, आप तो एवरेज में डेयरी कैटल के लिए आप ये लगा लो 2.5। तो ये देखो 10 डिवाइडेड बाई 25, 2.5, यानी आप समझ लीजिए अगर 10 किलो पर 100 किलो पर ये है तो यानी 4% हो गया नहीं, 4%, इस तरह से। हाँ, अगला प्रश्न आप बताएं। सिंपल सा ही है। स्ट्रिंग हाल्ट, स्ट्रिंग हाल्ट किसमें अनैच्छिक फ्लेक्शन होता है? स्ट्रिंग हाल्ट कौन से जॉइंट में अनैच्छिक फ्लेक्शन होता है? बताएं भाई। हॉर्स में तो होता है, ठीक है, ये मान लिया, कौन से हॉर्स के कौन से जॉइंट में होता है? जॉइंट का नाम बताओ भाई। हाँ भाई, बिल्कुल हॉक जॉइंट। एच फॉर हॉर्स, एच फॉर हॉक जॉइंट। हॉक जॉइंट का जो अनैच्छिक फ्लेक्शन होता है उसको बोलते हैं अपन स्ट्रिंग हाल्ट। हाँ भाई, इसके लिए एक सर्जरी की जाती है। हाँ, इसके लिए एक सर्जरी की जाती है। अगला प्रश्न है आपसे, कॉन्सल सिस्ट। किसी को नहीं आती सर्जरी तो। कॉन्सल सिस्ट बताइए किस में बनती है और कहाँ बनती है? सिस्ट का टाइप है कॉन्सल सिस्ट, ये कहाँ और किस में? पेरिनियल टीनोटोमी की जाती है, लेकिन उसका नाम और है खतरनाक। बताओ भाई। एक बच हाँ बताइए। कॉन्सल सिस्ट चेतन सा क्या ईयर में? बिल्कुल ईयर में की जा, ईयर के लिए। कॉन्सल सिस्ट कहाँ बनती है? कान, कान के पास में बनती है। और किस में बनती है ये? हॉर्स में बनती है, ठीक है, घोड़े में। अगला प्रश्न रहेगा, रिटेंशन सिस्ट। रिटेंशन सिस्ट, रिटेंशन का मतलब जैसे कोई पाइप नुमा संरचना है, यहाँ पर ब्लॉकेज आ गया, अब इसमें फ्लूइड भर गया और ये फूल गई, तो जो सेलाइवरी ग्लैंड्स हैं उनमें कई बार पथरी हो जाती है जिसको बोलते हैं शैलो लिथ। अब शैलो लिथ की कंडीशन में ये रिटेंशन सिस्ट बनती है, ये फूल जाती है इस तरह से। और ज्यादातर कुत्तों में होती है, इसको बोलते हैं रेनुला, इसको रेनुला भी बोलते हैं। एक सिस्ट और पूछ लो आपसे, बताओ ग्लियल सिस्ट। ग्लियल सिस्ट किस में बनती है, कौन से अंग में बनती है ग्लियल सिस्ट? नरेंद्र, शुभम, शंकर, पवन, बताइए। ग्लियल सिस्ट ब्रेन में बनती है, वेरी गुड, ब्रेन। मस्तिष्क में कौन सी सिस्ट बनती है? हाँ, ग्लियल सिस्ट बनती है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, जो हाँ, आर्मी में या फौज में कई बार लड़ाइयाँ हो जाती है, तो वहां पर क्या है, फौजी जो होते हैं, सैनिक जो होते हैं, उनके शूजरिंग करने का टाइम नहीं रहता, तो वो एक तरह की विशेष तरह की गोंद रखते हैं जिससे घाव के किनारों को वो चिपका लेते हैं। वो गोंद कौन सी है? अरे टीनिया मल्टीपल। प्रतीक सेल्वी ये क्या लिख रहे हो? टीनिया मल्टीपल। आर्मी के लोग, यानी ज्यादातर जो फ्यूचरिंग नहीं करके एक गोंद होती है, गम, नहीं बताया भाई। साइनोएक्रिलेट। अरे ये मल्टीसेप्स कहाँ गया, साइनोएक्रिलेट एक गोंद होती है। अच्छा, ये इसमें बता रहे हो आप ग्लियल सिस्ट में? साइनोएक्रिलेट ये वाली जो गोंद है, इससे घाव के किनारों को, जैसे यहाँ से स्किन फट गई, इन दोनों को गोंद लगा करके ऐसे जोड़ दो। हाँ, इसमें आपको उसकी जरूरत नहीं होगी। संतोष झा, वेरी गुड आंसर, आई डोंट नो। वाह।
अगला प्रश्न आप बताएं, बोटल ब्रूस जैसी, ये है आपसे माइक्रोबायोलॉजी का, बोटल ब्रूस जैसी ग्रोथ, बताओ। माइक्रोबायोलॉजी का क्वेश्चन है, कौन से बैक्टीरिया की होती है बोटल ब्रूस जैसी ग्रोथ? कोई बता रहा है? हाँ भाई, हम बता देते हैं, चलो चलिए। हाँ, तो इरिसिपेलो इरिसिपेलोथ्रिक्स रूशिडियोपैथी, इरिसिपेलोथ्रिक्स रूशिडियोपैथी, RHUSIDO रूशिडियोपैथी, ये जो बैक्टीरिया होता है इरिसिपेलोथ्रिक्स रूशिडियोपैथी, इसकी जो कॉलोनी होती है वो कैसी होती है? बोटल ब्रूस जैसी। हाँ भाई, अगला प्रश्न बताएं आप, एक मीडिया होता है HD, ये भी माइक्रोबायोलॉजी का। हाँ सही है, डायमंड स्किन डिजीज का ही रोग कारक है, सही बात है। शुभम पाटीदार ने बड़ा शॉर्ट में बता दिया। HDA है, यानी शॉबर्ड डेक्स्ट्रो जो मीडिया होता है, HDA मीडिया, ये किसकी ग्रोथ के लिए काम में लेते हैं? बिल्कुल पूर्वीकरण, वेरी गुड संदीप, फंगस के लिए काम में लेते हैं, फंगस की ग्रोथ के लिए HDA मीडिया काम में लेते हैं, शॉबर्ड डेक्स्ट्रोज मीडिया। अगला बताएं आप, एवियन स्पाइरोकीटोसिस एक नाम होता है, एक बीमारी है एवियन स्पाइरोकीटोसिस। ये एवियन स्पाइरोकीटोसिस जो है, ये एक, हाँ एक बैक्टीरिया है, उससे होता है। बिल्कुल, बोरेलिया एंसेराइना, संदीप का बहुत अच्छा आ रहा है आंसर, बोरेलिया एंसेराइना, बहुत अच्छी बात है। एवियन स्पाइरोकीटोसिस ये क्या है, एक तरह से जूनोटिक। और एक आपने पैरेट फीवर का नाम सुना होगा, ये जूनोटिक होती है, कई बीमारियां जो तोता जो रखते हैं ना, जो लोग पैरेट रखते हैं, उन पैरेट से मानव के अंदर भी हो जाती है बुखार, चिड़िया से, इनसे। हाँ भाई, अगला प्रश्न बताएंगे आप, जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन का है, सिंपल है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, देखो कुछ बच्चे अभी लिखने वाले हैं बस आंसर। अरे वाह, कमल ने तो लिख दिया, मैं ये थोड़ी पूछ रहा था, आप मुझे पता है 2014 लिखोगे आप। अरे भाई, ये प्रश्न नहीं है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन में जो गोपाल रत्न अवार्ड मिलता है ना, गोपाल रत्न अवार्ड, ये किसको मिलता है? राष्ट्रीय गोकुल मिशन है, इसमें गोपाल रत्न अवार्ड है, ये किसको मिलता है? बताइए भाई। 2 लाख स्टेट, हाँ ठीक है, बताओ, पशुपालक को मिलता है या फिर गोपाल को मिलता है? ठीक है, जो पशुपालक होता है उसी को जो ज्यादा दूध, हाँ गोपालक को मिलता है। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे रहेगा, सेस्टोड के लिए ड्रग ऑफ चॉइस बता दो, CSTDE, सेस्टोड, सेस्टोड के लिए ड्रग ऑफ चॉइस डॉग में। कुत्ते में जो सेस्टोड का संक्रमण हो जाए, सेस्टोड मतलब फीताकृमि का, तो फीताकृमि में बिल्कुल सही है, सभी का सही है, प्राजीक्वेंटल। आपको पता है जो टेबलेट इजी पेट आती है डॉग्स के लिए, तो उसमें यही प्राजीक्वेंटल निक्लोसमाइड होता है, प्राजीक्वेंटल। हाँ, 60 mg की इसकी डोज रेट होती है। अगला प्रश्न बताएं आप, क्यू फीवर, क्यू फीवर तो आपने खूब सुना होगा, आजकल जो पाश्चुराइजेशन का इंडिकेटर बैक्टीरिया है, इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म है, वो यही है क्यू फीवर वाला, इसको बोलते हैं अपन कॉक्सिला बर्नेटी, एक तरह का रिकेट्स किया है। देखिए, रिकेट्स या क्लेमाइडिया होते तो बैक्टीरिया, लेकिन प्रीमिटिव बैक्टीरिया है, एक तरह के आद्य बैक्टीरिया जो कम डेवलप बैक्टीरिया होते हैं। क्यू फीवर के बारे में हम पूछ रहे थे आपसे, कि जो मिल्क की पाश्चराइजेशन का पता इससे लगाते क्यू फीवर, और कॉक्सिलिया बर्नेटी से होता है ये ध्यान रख लेना आप। और एक स्क्रब टाइफस आपने रोग सुना होगा, काफी
फेमस हुआ है, बताइए। स्क्रब टाइफस किसके काटने से होता है? स्क्रब टाइफस किसके काटने से होता है? स्क्रब टाइफस किसके काटने से होता है? हाँ बिल्कुल सही है, माइट्स होती है, शिगर माइट्स। ठीक है, स्क्रब टाइफस डिजीज होती है। अगला प्रश्न आपसे रहेगा हमारा। हाँ, पाश्चुराइजेशन की दक्षता का परीक्षण बताइए। दूध का पाश्चुराइजेशन करते हैं हम, अब उसमें ये पता रहे कि पाश्चुराइजेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, उसके लिए कौन से एंजाइम का टेस्ट किया जाता है? बताइए भाई। अरे तुक्का क्यों लगा रहे हो भाई, कुछ बच्चे तुक्का ही लगा रहे। फास्फेटेज सही है, फास्फेटेज टेस्ट। फास्फेटेज टेस्ट, नरेश गायरी, फास्फेटेज टेस्ट जो होता है वो पाश्चुराइजेशन की दक्षता का परीक्षण होता है। अगला बताइए, तलवार जैसी स्क्रूपुला किसकी होती है? एनाटॉमी से पूछ लेते हैं दो चार। तलवार जैसी स्कैपुला, स्कैपुला हड्डी तलवार जैसी किसकी होती है? सही है सभी का। अगला प्रश्न रहेगा आपसे हमारा, बताएं आप कि डॉग की ह्यूमरस जो होती है, डॉग की ह्यूमरस बोन में एक खास बात होती है, वो बताएं। में कौन सी विशेषता होती है, चलो बताओ। हाँ, एक चीज आपको याद रखिए, फेबेला क्या लिख रहे हो आप, डॉग की ह्यूमरस की। बिल्कुल सही है, सुप्रा ट्रोक्लियर, जो हमारे मन की बात थी, सुप्रा ट्रोक्लियर फोरामेन की। सुप्रा ट्रोक्लियर फोरामेन। अगला प्रश्न मैं आपके सामने बोन बना ही देता हूं, बताए भाई। ये देखिए, ये बोन है स्केपुला, और स्केपुला में ये जो कैविटी होती है, ये आपको पता है गिलिनोइड कैविटी है, ये एक्रोमेन प्रोसेस है। और यहाँ पर इस तरह से स्केपुलर स्पाइन है, इसको दो भागों में बांटता है। अब इस बोन, ये बोन ट्रायंगुलर होती है, त्रिकोणाकार है, देखिए इस तरह से त्रिकोणाकार है ये। और ये इसके ऊपर प्री स्केपुलर कार्टिलेज है, इस बोन में तीन एंगल हो गए, ये एंटीरियर एंगल, ये पोस्टीरियर एंगल, और ये हो गया गिलिनोइड एंगल। और इसकी दो सतह, उधर वाली सतह जो है वो मीडियल, और ये वाली लेटरल। लेटरल वाली को, सरफेस को दो भागों में बांटती है ये स्केपुलर स्पाइन। और स्केपुलर स्पाइन की जो लोकेशन होती है, 1:3 किस्में होती है, 1:2 किस्में होती है, 1:1 किस्में होती है। तीनों को आप क्रम से लिख दीजिए। हाँ ठीक है, ये वाली तो किसमें है, ये वाली तो ऑक्स में है, ये वाली हॉर्स में है, और ये वाली डॉग में। बिल्कुल स्वाति शर्मा ने सही लिखा, ये एक्रोमिन प्रोसेस है, ये हॉर्स में एब्सेंट होता है। अब मैं पूछता हूं प्रश्न, अब रहेगा हमारा प्रश्न, अब याद आया प्रश्न। बताइए, ग्लिनोइड नोच किसमें, ग्लिनोइड नोच किसकी स्केपुला में, बताएं। अब तो आप समझ गए होंगे, बिल्कुल महेंद्र सिंह का आंसर आ गया, पिग। हाँ वेरी गुड। तो ये ट्रायंगुलर बोन हो गई। और ये एक प्रश्न और हमको याद आया यहाँ से, जो ये वाला यहाँ पर जो मसल्स लगी हुई होती है इस बोन के सिरे से, तो ये वाला जो जोड़, मसल और बोन का डायरेक्ट जो जोड़ बन रहा है, इसको क्या कहते हैं हम?
इस यहाँ पर एक मसल जुड़ी होती है, देखिए इसमें भी मसल होती है, यहाँ एक मसल, यहाँ एक मसल। चेतन साक, बिल्कुल, सिन सार्कोसिस, वेरी गुड, शुभम ठाकुर, महेंद्र सिंह ने बता दिया, सिन सार्कोसिस बोलते हैं इसको, सिन सार्कोसिस। हाँ भाई। इसी तरह देखिए, आपसे हम पूछे मेसेट्रिक फोसा किसमें, किसकी मैंडिबल में पाया जाता है, मेसेटरिक फोसा, आप ये भी बता दीजिए। एनाटॉमी का क्वेश्चन है, मेसेट्रिक फोसा, मेसेट्रिक फोसा। बिल्कुल सही है, डॉग, डॉग की जो मैंडिबल होती है में मेसेट्रिक फोसा पाया जाता है। हाँ भाई, अगला प्रश्न हमारा बहुत अच्छा रहेगा आपसे, सीधा मेडिसिन पे चलते हैं। एक लीची बीमारी है, लीची डिजीज, और लीची डिजीज को एक नाम और दिया जाता है, हाँ, अंगोरा, अंगारा डिजीज, अंगारा डिजीज, अंगोरा नहीं, अंगारा डिजीज। और इसी को एक और बीमारी कहा जाता है, वो बता दीजिए। ठीक है, अंगारा पूर्वीकरण, एक और नाम है इसका, हाइड्रो, हाइड्रो, हाइड्रो। बताएं भाई, अरे लीची, लीची डिजीज, हाइड्रोपेरिक, कई बार बता दिया भाई, ये तो मैंने पहले भी बता दिया, हाइड्रोपेरिकार्डियम, स्वाति शर्मा ने बता दिया हाइड्रोपेरिकार्डियम, ठीक है। और ये हाइड्रोपेरिकार्डियम रोग किस में होता है, और कौन सी वायरस से होता है, ये बताओ आप। डॉग में बता रहे हो, ये कौन सा बच्चा कर रहा है, पेंडेमिक एंडेमिक, एक सेकेंड, कुशल डांगी को क्या चाहिए, पेंडेमिक एंडेमिक बता देना, अभी बताता हूँ। मुर्गी की बीमारी है, कुत्ता बता रहे हो, एडिनो वायरस, स्वाति शर्मा ने बिल्कुल सही बताया, एडिनो वायरस सही है भाई, एडिनो वायरस से होती है, और ये मुर्गी की बीमारी है, हाइड्रोपेरिकार्डियम, या इसको लीची डिजीज या अंकारा डिजीज कहते हैं। पता नहीं भाई बच्चे, एंडेमिक पेंडेमिक क्या करेंगे, देखो सुनो, एंडेमिक पेंडेमिक एपिजूटिक एंजूटिक पेंजूटिक सबके बारे में सुन लो एक साथ। देखिए, एन का मतलब होता है छोटा क्षेत्र, एन मतलब अंदर, और एपी, हाँ, एपी मतलब थोड़ा सा बड़ा, और पेन, पेन मतलब और भी बड़ा। अब आप इसमें यदि जू शब्द लगा देते हो तो जानवर, जू और जू, और आपको पता है डेमो, डेमो का मतलब होता है पॉपुलेशन, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन किसकी होती है, मानव की होती है, पॉपुलेशन का मतलब होता है जनसंख्या, और जन कौन होता है, जन यानी आदमी। तो ये कभी भी आप एनिमल के लिए पॉपुलेशन नहीं बोलोगे, एनिमल पॉपुलेशन, एनिमल पॉपुलेशन, एनिमल सेंसस होता है, ना कि पॉपुलेशन होता है, पॉपुलेशन पीपुल, पीपुल, पीपुल मतलब लोग, पॉपुलेशन मतलब आदमी की संख्या, पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या। तो डेमो वर्ड का मतलब होता है, डेमोग्राफी का मतलब मानव जनसंख्या का अध्ययन, साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन कॉल्ड डेमोग्राफी। तो डेमो से लिया गया है। तो डेमो वर्ड का मतलब जहां भी आएगा आप देखो, एक तो होता है एंडेमिक, एंडेमिक, एंडेमिक का मतलब हो गया मानव जनसंख्या में छोटे क्षेत्र में होने वाली बीमारी, एन मतलब अंदर, छोटे क्षेत्र में, डेमो मतलब पॉपुलेशन किसकी, मानव की, मानव जनसंख्या में छोटे क्षेत्र में होने वाली बीमारी क्या कहलाएगी, एंडेमिक। ऐसे ही इससे थोड़ी बड़ी एपिडेमिक, एपिडेमिक का मतलब होता है महामारी, जो थोड़े बड़े क्षेत्र में, अधिक बड़े क्षेत्र में, एक स्टेट में, दो तीन जिलों में, जैसे अपना एफएमडी रोग होता है, एफएमडी डिजीज, अगर हम देखें तो ये एपिजूटिक होता है। और जो पहले प्लेग व्लेग और ये इस तरह की बीमारियां फैलती थी वो एपिडेमिक होती थी, एपिडेमिक को हम देसी या हिंदी में कहते हैं महामारी, मरी आ गई यानी महामारी आ गई, कहने का मतलब एक स्टेट क्रॉस कर जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि इतनी ज्यादा होगी, कोई देश क्रॉस कर रही है, देशों को या कंट्री को। अब देखो पेन, पेन का मतलब होता है बहुत बड़ा क्षेत्र।
देखिए आपने अगर मान लीजिए जीके पढ़ी है, जीके में ज्योग्राफी में आपने ऐसे धरती पढ़ी होगी, पृथ्वी। पृथ्वी में एक पेंजिया भूभाग पड़ा होगा। पेन मतलब चारों तरफ, पेन मतलब ब्रह्मांड, सॉरी बड़ा क्षेत्र। तो पेंजिया वर्ड अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड आपने सुना होगा। तो पेंजिया का मतलब बहुत बड़ा भूभाग, जो स्थल भूभाग था उसको पेंजिया कहा गया था। तो पेन का मतलब होता है बड़ा, और अगर इसमें जू लग गया तो एनिमल। तो यानी पेंजूटिक डिजीज वे डिजीज होंगी जो एनिमल पॉपुलेशन में लार्ज स्केल बहुत बड़ी क्षेत्र में फैलेंगी, जैसे बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू का आपने नाम सुना होगा। बर्ड फ्लू साइबेरिया इधर से जो देशांतरगामी पक्षी होते हैं, साइबेरियन सारस, जल मुर्गी, इस तरह से पक्षियों से काफी दूरी से ये बीमारी आ जाती है, रूस से, रशिया से हमारे देश में, या फिर और देशों में पहुंच जाती है। यानी फटाफट, जैसे कोरोना हाल ही में चल रहा है, या तो कोरोना डिजीज है वो कैसी है, पेंडेमिक है, मानव जनसंख्या में हो रही है, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, पेंडेमिक। अच्छा आप लोग कमेंट किए ही जा रहे हो क्या? चलो ठीक है, आप समझ गए होंगे आप। अब इसके अलावा एक बीमारी का प्रकार हो रहा था, स्पोरडिक। स्पोरडिक का मतलब होता है ऐसी ऐसे 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 छितरी छितरी अवस्था में पाई जाए। जैसे मान लीजिए आपके डिस्ट्रिक्ट में इधर ग्वालियर, इधर थोड़ा दूर चलें तो ललितपुर, ये समझ लीजिए भोपाल, इंदौर, इस तरह से बीमारी इस तरह से फैली हुई हो किसी क्षेत्र में, इस तरह से गांव में, तो उसको बोलते हैं अपन स्पॉट। हाँ भाई, तो ये हो गया। अगला प्रश्न आपसे रहेगा, सर्जरी का ही रहेगा। एक नकलिंग सुना होगा आपने, KNUALING, नकलिंग। नकलिंग जो प्रॉब्लम है वो छोटे बछड़ों में होती है, आपको पता है, बछड़ों में, छोटे बछड़ों में होती है। तो ये कौन से जॉइंट के संकुचित होने से होती है नकलिंग, इसमें आपको पता है? हाँ, टीनोटॉमी किया जाता है, ठीक है संदीप पाटीदार, लेकिन जॉइंट कौन सा होता है, बछड़े में होता है कैलाश कुशवाहा। आप जॉइंट का नाम बताएं भाई। गिव द नेम ऑफ जॉइंट। हाँ बिल्कुल सही है, फेटलॉक जॉइंट, फेटलॉक जॉइंट। अब आप बताएं मुझे, गटरल पाउच किस में पाए जाते हैं, गटरल पाउच। कुछ बच्चों को नींद आने लग गई, वो बता दे गटरल पाउच किस में पाए जाते हैं। हिंट फॉर हाइड्राज, गटरल पाउच किस में पाए जाते हैं? वेरी गुड, क्या बात है, क्या स्पीड है कमेंट्स की। हॉर्स के अंदर, घोड़े में जो कान से आने वाली नलियां होती हैं, यूस्टेकियन नलिकाएं, उन यूस्टेकियन नलिकाएं जो फेरिंग्स के अंदर आती हैं, उनका फूला हुआ भाग जो है वो कहलाता है गटरल पाउच। एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन रहेगा आपसे, हंगर हार्मोन किसे कहते हैं? हंगर हार्मोन बताएं भाई, हंगर हार्मोन। शुभम केकड़ेकर, शुभम केकड़ेकर जी बताइए, हंगर हार्मोन कौन सा होता है? संदीप पाटीदार ने तो बता ही दिया, और स्वाति शर्मा, बहुत अच्छी बात है। गेहरलिन, ये, हाँ, ये वाला जो हार्मोन है इसको क्या बोलते हैं अपन? हंगर हार्मोन बोलते हैं, यानी भूख वाला हार्मोन बोलते हैं इसको। और क्या पूछे आपसे, एक्सरे फिल्म में जो डेवलपर होता है, एक्सरे फिल्म में, एक्सरे फिल्म बनाने में जो डेवलपर होता है, उसमें प्रिजर्वेटिव के रूप में क्या लेते हैं? प्रिजर्वेटिव के रूप में क्या काम में लेते हैं? अजय राठौड़ बताएं भाई। प्रिजर्वेटिव के रूप में इस डेवलपर का, प्रिजर्वेटिव, प्रिजर्वेटिव का मतलब सोडियम सल्फाइड। बिल्कुल सही है महेंद्र सिंह का, सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड, प्रिजर्वेटिव के रूप में क्या लेते हैं, सोडियम सल्फाइड। अगला प्रश्न आपसे रहेगा, माइक्रोबायोलॉजी से है, रॉबर्टसन कुक
मीट मीडिया आपने नाम सुना होगा, कौन से बैक्टीरिया के लिए काम में लेते हैं? रॉबर्टसन कुक्ड मीट मीडिया, कुक्ड मीट मीडिया, बताएं भाई। हाँ ठीक है, एनारोबिक बैक्टीरिया के लिए लेते हैं। और एनारोबिक बैक्टीरिया जैसे क्लोस्ट्रीडियम हो गया, सबसे बेहतरीन है क्लोस्ट्रीडियम। प्राची बिशन ने क्लोस्ट्रीडियम डायरेक्ट आंसर दे दिया। क्लोस्ट्रीडियम चौबियाई ले लो, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई ले लो, क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस ले लो, कौन सा भी ले लो। अगला प्रश्न आपसे रहेगा, एक डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है, जिसमें पूंछ हैंडपंप के जैसे रह जाती है, ऐसे उठी हुई। बैक्टीरियल डिजीज है जिसमें पूंछ ऐसे उठी हुई रह जाती है, जैसे कोई हैंडपंप का जो हत्था होता है वैसी। बिल्कुल सही है, टिटेनस। इस तरह से आपको घुमा भी सकता है कि भाई जबड़ा लॉक हो जाता है, पूंछ इस तरह से रह जाती है, और थर्ड आईलिड का जो प्रोलप्स हो जाता है। रेबीज के बारे में बताओ, कुत्ते में रेबीज की कौन सी फॉर्म पाई जाती है? दो ऑप्शन है आपके पास, फ्यूरियस और डम्ब। इन दोनों में से बताओ, कुत्ते में कौन सी फॉर्म पाई जाती है रेबीज की? फ्यूरियस फॉर्म पाई जाती है। तो दोनों फॉर्म पाई जाती है, बोथ। लेकिन अगर आपसे ज्यादा पूछे, ज्यादा पाई जाती है, तो फ्यूरियस आएगा आंसर, क्योंकि डम फॉर्म तो ज्यादातर गाय भैंस में पाई जाती है, गाय भैंस और मानव में, इनमें पाई जाती है ज्यादा डम फॉर्म। अगर डॉग में बात करें तो डॉग इतने तेज सिम्टम्स, फ्यूरियस टाइप के सिम्टम्स दर्शाता है, तो डॉग में अधिकांशतया फ्यूरियस फॉर्म पर, कभी कभी डम फॉर्म में भी डॉग की डेथ हो जाती है, डॉग की मृत्यु हो जाती है। और रेबीज एक ऐसी बीमारी है जिसमें मृत्यु निश्चित है, रेबडो वायरस से होती है। और बताइए, रेबीज का वायरस ब्लड में पाया जाता है या नहीं? यस और नो, यस और नो, ब्लड में पाया जाता है कि नहीं रेबीज का वायरस? नो, यानी ओनली सिक्रीशंस में होता है, सिक्रीशंस में होता है, दूध में, लार में, जितने भी सिक्रीशंस होते हैं बॉडी के। तो भाई बताइए कैसी लगी क्लास? हमने काफी क्वेश्चंस आज आपको करवाए हैं। तो आज हम अपनी इस, ठीक है भाई, धन्यवाद आप लोगों का जो सहयोग या जुड़ाव कह दो, हाँ ब्रेन में अटैक करते हो, ऐसे ही जुड़ा रहे। हमने कुछ एडिशनल नॉलेज दी, एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया आपको, उसको नोट डाउन करें और उस पर थोड़ा सा ज़्यादा, और इससे कहीं भी नेगेटिविटी नहीं लाए माइंड में, क्योंकि ये वही चीज़ें हैं जो आपको नहीं आती है, वो खोद के लाई गई है।